नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मैराथन लेक्चर्स के लिए यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। आईटीटी की मैराथन चल रही है और ये जो टॉपिक आज हम शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बड़ा क्रूशियल टॉपिक है। पिछले 2 मैराथन लेक्चर्स में हमने यहाँ पे सीखा है कि भाई जीएसटी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या होता है जीएसटीएन, जीएसटी काउंसिल क्या होता है। अगले टॉपिक में हमने बात की कि सप्लाई क्या होती है, जीएसटी कब लेवी होगा, नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई क्या होती है, गुड्स हम कब कहेंगे, सर्विस हम कब कहेंगे, इतनी बात हमने की थी। ठीक, अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के बारे में। और टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के बारे में बात करते समय सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूंगी कि ये मैराथन लेक्चर्स देखने के लिए एक बार डिटेल में आपने सिलेबस गो थ्रू किया हुआ होना चाहिए, तभी ये मैराथन लेक्चर्स आपके काम के होंगे। इन मैराथन लेक्चर्स में हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए झटपट प्रोविजन रिविजन का मैराथन है। तो आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो एक जो हम सेपरेट सेशंस हमने अपलोड किए हुए हैं उन सेशंस पे आप जाइए और वहां पे आप यूट्यूब पे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस देख सकते हैं। ये केवल हम प्रोविजंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरे द्वारा की गई एक्टिविटी पे जीएसटी लेवी होने वाला है, तो फिर जो अगला मुद्दा मेरे सामने आता है वो ये है कि ये जीएसटी का पेमेंट मुझे कब करना है। मींस व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई के थ्रू व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के पेमेंट की ड्यू डेट कब है। मींस हम ये सीखने वाले हैं कि व्हेन पे टू जीएसटी लाइबिलिटी अराइजेस। हम ये सीखने वाले हैं कि आपकी जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी कब अराइज होती है, क्योंकि जब आपकी जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी अराइज होती है उसी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं। और टाइम ऑफ सप्लाई से अगले महीने की 20 तारीख आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी होती है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी होती है। मींस टाइम ऑफ सप्लाई की बहुत रेलेवेंस है, क्योंकि जिस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे उसी डेट पे हम बोलेंगे जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी अराइज हो गई। नंबर 1। नंबर 2, जिस डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई होती है उसी दिन हम मानते हैं कि आपकी सप्लाई कंप्लीट हो गई। ठीक है, कंप्लीट हो गई। मैं बोल रही हूँ मान लेते हैं आप, ये हो सकता है सप्लाई कंप्लीट ना हुई हो सकता है इनवॉइस इशू ना हुआ हो सकता है कंसिडरेशन ना मिला हो, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स लॉ ये कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई की डेट पे हम मान लेते हैं कि आपकी सप्लाई कंप्लीट हो गई। और अगर आपको ये सवाल आ जाए कि किस दिन की रेट ऑफ जीएसटी हम काम में लेनी है, व्हाट इज द डेट फॉर द इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी, तो ये जो टाइम ऑफ सप्लाई की डेट है वही रिलेवेंट है फॉर द इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी। ठीक, तो लिखा भी है कि इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट की होगी, सप्लाई डीम टू बी कंप्लीटेड मानी जाएगी। अब क्योंकि हम यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई को रेगुलेट करते हैं सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक, जब तक हम कुछ अदरवाइज ना कह दें, हर सेक्शन सीजीएसटी एक्ट को बिलोंग करेगा। तो सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 की यहां पे हम बात करेंगे, जो कि टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन से रिलेटेड है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म दो तरीके के होते हैं, या तो होगा फॉरवर्ड चार्ज या होगा रिवर्स चार्ज। जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है तो जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी सप्लायर की होती है, और अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी गवर्नमेंट ने रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या रिसिपिएंट ऑफ सर्विस के कंधों पे डाल दी है। कब एफसीएम लगेगा, कब आरसीएम लगेगा, ये हम और आप डिसाइड नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक सिचुएशंस दे दी हैं कि भाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आम है, सामान्यतया जनरली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट के ऊपर है और तब आरसीएम लगेगा। राइट, तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के बारे में। हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ
गुड्स, ठीक है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करता है। लेकिन ये दोनों ही सेक्शन तब एप्लीकेबल होंगे जब एफसीएम लग रहा है। एफसीएम लग रहा है यानी जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी सप्लायर के कंधों पर है। सप्लायर ऑफ सर्विस या सप्लायर ऑफ गुड्स जीएसटी जमा कराएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। क्या बोला मैंने? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर। अब एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या होती है? जो डेट इनवॉइस पे लिखी है वही एक्चुअल डेट होती है। बट गुड्स के केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मतलब वो डेट जब तक इनवॉइस इशू कर दिया जाना चाहिए। तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस को समझने के लिए हम सेक्शन 31 की बात करेंगे। जो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 है वो गुड्स के केस में इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट के प्रोविजंस के बारे में बात करता है और ये बताता है कि मान लीजिए अगर सप्लाई ऐसी है जिसमें गुड्स का रिमूवल इन्वॉल्व है, यानी सप्लाई करने के लिए अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को मूव करना है तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी जिस दिन आप गुड्स रिमूव कर रहे हैं उस दिन या उसके पहले। जिस दिन आप गुड्स रिमूव कर रहे हैं उस दिन या उसके पहले, दैट इज द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। अगर गुड्स में रिमूवल इंक्लूड नहीं है, अगर सप्लाई में गुड्स का रिमूवल इंक्लूड नहीं है तो जिस दिन आपने गुड्स को डिलीवर किया, जिस दिन आपने सामने वाले को गुड्स अवेलेबल करवाए, वही क्या होगी? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो इस प्रोविजन से हम गुड्स के केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कैलकुलेट करेंगे। अब आपको लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पता लग गई तो 12(2) का प्रोविजन क्या कहता है कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस को एक्चुअल डेट से कंपेयर कर लीजिए और विच एवर इज अर्लियर आएगा तो फिर वही क्या मानी जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक, अभी जैसा कि आपको पता है कि नाउ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स आर ट्रीटेड एज गुड्स। कल हमने बात की थी, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये 6 एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो गुड्स माने जाते हैं। तो नाउ एज पर रिसेंट अमेंडमेंट की एक्शनेबल क्लेम्स के लिए, है ना, एक्शनेबल क्लेम्स के लिए व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो वैसे तो हम टाइम ऑफ एक्शनेबल क्लेम की बात करते हैं, मतलब हम गुड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना जाता है एज पर सेक्शन 7(1)(a) रीड विद शेड्यूल 2। और दूसरी बात कि अब क्योंकि एक्शनेबल क्लेम अगर गुड्स हैं तो फिर उस सिचुएशन में एक्शनेबल क्लेम के लिए क्या टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। 12(2) के प्रोविजन ही इसके बारे में बात करते हैं। बस फर्क ये है कि नॉर्मल गुड्स के केस में एक्चुअल डेट और लास्ट डेट व्हिचएवर इज अर्लियर को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं और पेमेंट की डेट को कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर एक्शनेबल क्लेम की बात होगी तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। यानी जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है उसको एक्चुअल डेट और लास्ट डेट को कंपेयर कीजिए, विच एवर इज अर्लियर। यही एक्शनेबल क्लेम के लिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। यानी एक्शनेबल क्लेम के अलावा अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकाल रहे हैं तो किसी एडवांस पे जीएसटी का पेमेंट नहीं होता। मींस अगर पैसा पहले आया है तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगी। नॉर्मल गुड्स के केस में पैसा आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल डेट और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस को कंपेयर करना है तभी टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होगा, राइट। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज के केस में सर्विसेज अगर हैं, यानी सर्विस देने वाले को अगर जीएसटी जमा कराना है तो उसके लिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब अराइज होगी, मतलब तब कब टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि सर्विस के केस में इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होती है, यानी व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। 31 सबसेक्शन 2 इस बारे में बात करता है और 31 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है, जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है, सर्विस के केस में आप सर्विस कंप्लीट होने से पहले भी इनवॉइस इशू कर सकते हो, सर्विस कंप्लीट होने के बाद भी इनवॉइस इशू कर सकते हो, लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर। लेकिन अगर बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और एनबीएफसी है तो इस केस में 30 दिन को रिप्लेस कर देगा 45 डेज। यानी इंश्योरेंस, बैंकिंग, एफआई, एनबीएफसी के केस में आप सर्विस कंप्लीट होने से 45 डेज के अंदर अंदर भी इनवॉइस इशू कर सकते हैं। मतलब ये लिमिट है,
कंप्लीट होने से अगले 30 दिन, बैंकिंग इंश्योरेंस के केस में कंप्लीट होने से अगले 45 दिन के अंदर अंदर। और अगर आपने इस समय सीमा में सर्विस के केस में इनवॉइस इशू कर दिया है तो हम बोल लेंगे इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ है। ठीक है, आ जाते हैं 13 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस पे। 13 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर सर्विस के केस में इनवॉइस समय पर इशू हुआ है, सर्विस 13 सबसेक्शन 2 यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, और अगर इनवॉइस समय पे इशू हुआ है तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? इनवॉइस की डेट, पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर, यानी इनवॉइस या पेमेंट दोनों में से जो भी पहले हो जाए। लेकिन अगर 13 सबसेक्शन 2 कहता है अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ है तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? कंप्लीशन की डेट, पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पर एक बात ध्यान देंगे कि चाहे इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ है या इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ है, दोनों केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए हम पेमेंट की डेट को कंसीडर कर रहे हैं। मींस इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों ही केसेस में हम एडवांस के ऊपर जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं। यानी अगर पेमेंट पहले आ जाए, यानी पेमेंट पहले आ जाए, इनवॉइस इशू हुआ या नहीं हुआ, कंप्लीशन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर पेमेंट पहले आ जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नाउ अगर ये इवेंट असर्टेनेबल है, असर्टेनेबल है मतलब अगर मान लीजिए कि इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट या कंप्लीशन की डेट पता नहीं है, उस केस में व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और नॉर्मली सर्विसेज के केस में एडवांस पे जीएसटी का पेमेंट होता है। बट कहानी में ट्विस्ट, अगर मान लीजिए सर्विसेज के केस में आपको एडवांस कितना रिसीव हुआ है, 1000 रुपए तक का चिल्लर एडवांस, 1000 रुपीज तक का अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है, तो उस एडवांस के लिए फॉर सच एडवांस व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? जिस दिन आपको ये पैसा रिसीव हुआ है, 1000 रुपीज तक का एडवांस जो रिसीव हुआ है, या फिर जिस दिन आप इस एडवांस को एडजस्ट करने के लिए इनवॉइस इशू करेंगे सप्लायर ऑफ सर्विसेज के ऑप्शन पे। मान लीजिए, मतलब इसका कुछ मतलब ऐसा कि मान लीजिए अगर आपने 1500 का इनवॉइस इशू किया और आपको आपने 1000 रुपए का इनवॉइस इशू किया है और आपको पेमेंट कितना आया? 1500 रुपए का आपको पेमेंट आया, यानी 500 रुपए आपको एडवांस मिल गए। सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, अब आपको 500 रुपए एडवांस मिल गए। इस 500 रुपए पे जीएसटी कब पे होगा? जिस दिन आपको ये 500 रुपए रिसीव हुए, या तो वो दिन, या फिर जिस दिन आप इस 500 को एडजस्ट करने के लिए इनवॉइस इशू करेंगे वो दिन। विच एवर इज अर्लियर नहीं है, एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, यानी इनमें से जो डेट सप्लायर ऑफ सर्विस को ठीक लगे उसी को क्या मान ले? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, लाइक बीओए लिखा हुआ है। बीओए का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, WEIL मतलब विच एवर इज अर्लियर, SG स्टैंड्स फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, SS स्टैंड्स फॉर supplier of service, RG stands for recipient of goods, RS stands for recipient of service. Now अब आगे हम बात करेंगे time of supply under RCM, time of supply under reverse charge mechanism। अब ये जो reverse charge mechanism है, मींस जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट के कंधों पे है। मींस टाइम ऑफ सप्लाई भी कौन कैलकुलेट करेगा? रिसिपिएंट कैलकुलेट करेगा, क्योंकि वही टैक्सेबल पर्सन है। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई अगर आरसीएम में निकाली जाए तो सेक्शन लगेगा 12(3), और अगर सर्विसेज के केस में निकाला जाए तो 13(3). अगर गुड्स के केस में रिसिपिएंट को जीएसटी जमा कराना है, आरसीएम लग रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट यानी जिस दिन रिसिपिएंट ने पेमेंट किया। रिसिपिएंट के पेमेंट का मतलब क्या है? जिस दिन रिसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट किया और जिस दिन रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। रिसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर, वो पेमेंट हमें डेट माननी है। और तीसरी डेट इनवॉइस की डेट से 31वां दिन, इनवॉइस की डेट से 31वां दिन। ठीक है, ये विच एवर इज अर्लियर, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट की डेट और इनवॉइस की डेट से 31वां दिन, विच एवर इज अर्लियर, ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर इसी के उलट हम अगर सर्विसेज के केस में बात करें, आरसीएम के केस में सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ पेमेंट, अगेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और बैंक अकाउंट की डेट, विच एवर इज
अर्लियर इसको पेमेंट मानना है और इसको कंपेयर कर देना है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यानी पेमेंट की डेट और इनवॉइस की डेट से 61वां दिन विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस की डेट से 61वां दिन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, यानी और ये 31 या 61 दिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनवॉइस की डेट फिर 30 दिन और फिर 1 दिन ऐसा। नाउ अगर मान लीजिए आरसीएम के केस में इस तरीके से आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि जो इवेंट्स है वो असर्टेनेबल है, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की। अगर आरसीएम के बेसिक प्रोविजन से आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाते तो रिसिपिएंट ने जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है वही डेट क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की है अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, हमने जब सप्लाई वाला मैराथन लेक्चर किया था तब हमने उसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बात की थी, और आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, रिसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री है या रिसिपिएंट ने जब पेमेंट किया विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट की डेट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की डेट विच एवर इज अर्लियर, इसे क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे 12/4/13/4 की, और ये जो 12/4/13/4 है इसके लिए खास बात ये है कि गुड्स के लिए 12/4 की बात होती है और सर्विसेज के लिए 13/4 की बात होती है। अभी हमने जब फॉरवर्ड चार्ज आरसीएम की बात की तो गुड्स और सर्विसेज के प्रोविजन अलग अलग पढ़े, लेकिन नाउ 12/4 और 13/4 गुड्स और सर्विसेज के लिए एक ही तरीके के प्रोविजन लगेंगे। और ये केस कब है, जब टाइम ऑफ सप्लाई के बदले में वाउचर मतलब सप्लाई के बदले में वाउचर मिलता है, यानी जब आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैश या चेक नहीं मिल रहा जबकि वाउचर मिल रहा है। वाउचर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कंसीडरेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर वाउचर के केस में सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जिस दिन वाउचर इशू किया गया, यानी वाउचर की इशू डेट। लेकिन अगर सप्लाई के अगेंस्ट में यानी वाउचर के अगेंस्ट में सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है, वाउचर आपको मिल गया लेकिन उसके बदले में आप शॉप में जाके कुछ भी खरीद सकते हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ रिडीम्पशन ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर रिडीम हुआ वही डेट क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे रेसिडुअल केसेस। रेसिडुअल केसेस गुड्स के केस में है 12 सबसेक्शन 5 और सर्विसेज के केस में है 13 सबसेक्शन 5। 12 सबसेक्शन 5, 13 सबसेक्शन 5 रेसिडुअल केसेस, मतलब आप फॉरवर्ड चार्ज के केस में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आरसीएम आपके ऊपर लगता नहीं है, वाउचर का केस आपके पास है नहीं, तो आप रेसिडुअल केसेस में आएंगे। और रेसिडुअल केसेस का प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हैं, मींस आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आपको समय पे रिटर्न दाखिल करने हैं, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। लेकिन एनी अदर केस मींस आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, मींस जिस दिन टैक्स का पेमेंट हो रहा है वही क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। अब हम बात करेंगे 12 सबसेक्शन 6, 12 सबसेक्शन 7। 12 सबसेक्शन 6 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, 13 सबसेक्शन 6 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और ये केस बनता है जब आपको एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। मींस कभी कभी क्या होता है कि आप सप्लाई कर रहे हैं और सप्लाई के बदले में जो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है वो तय तारीख से लेट मिल रहा है, और ऐसा प्रोविजन है कि तय तारीख से अगर लेट कंसिडरेशन मिला तो आप क्या चार्ज करेंगे, कुछ लेट फी चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट या पेनल्टी चार्ज करेंगे, कुछ भी नाम कह दीजिए, इंटरेस्ट कह दीजिए, पेनल्टी कह दीजिए, लेट फी कह दीजिए, बट कारण एक ही है, क्या है, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के केस में अगर आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी के नाम पे कुछ मिल रहा है तो उस एडिशनल पैसे के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जिस दिन वो एडिशनल पैसा आपको मिला, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एडिशन इन वैल्यू। नाउ अब हम बात, ये था हमारा सेक्शन 12, सेक्शन 13। अब हम बात करेंगे सेक्शन 14, मींस क्या होगी टाइम ऑफ सप्लाई अगर जीएसटी की रेट में बदलाव आ जाए तो। ठीक, तो सेक्शन 12, 13 में कुछ भी लिखा हो, अगर जीएसटी की रेट में चेंज आ जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सेक्शन 14 की मदद लेंगे। अब सेक्शन 14 हमें दो चीजों का जवाब देता है। पहला जवाब देता है कि ओल्ड रेट ऑफ जीएसटी लगेगी या न्यू रेट ऑफ जीएसटी लगेगी, ये जवाब हमें देता है। अब ओल्ड रेट ऑफ जीएसटी या न्यू रेट ऑफ जीएसटी लगेगी मींस मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर डेट पे नोटिफिकेशन निकाल के गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट 12% से करके 18% कर दी, तो अभी बीइंग अ सप्लायर मुझे 12% से जीएसटी देना है या 18% से देना है,
तो हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ओल्ड रेट या न्यू रेट। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3 डेट्स कंसीडर करनी है। 3 डेट्स कंसीडर करनी है मतलब कंप्लीशन की डेट, इनवॉइस की डेट, पेमेंट की डेट। ठीक, अब आप जिस दिन भी जीएसटी की रेट में चेंज हुआ है, मान लेते हैं कि अगर 1 अक्टूबर 1 अगस्त 2024 को अगर जीएसटी की रेट में चेंज हुआ है, ठीक है, 1 अगस्त 2024 क्या होगी, वो नोटिफाइड डेट हो गई जिस दिन जीएसटी की रेट में बदलाव आया। अगर कंप्लीशन, पेमेंट, इनवॉइस, इन 3 में से 2 घटनाएं, कंप्लीशन, पेमेंट, इनवॉइस, इन 3 में से कोई 2 घटनाएं इस 1 अगस्त से पहले हो जाए तो ओल्ड रेट लगेगी, और 3 में से 2 घटनाएं बाद में हो तो न्यू रेट लगेगी। तो इस तरीके से हम ओल्ड रेट या न्यू रेट डिसाइड करेंगे। नाउ अब ओल्ड रेट या न्यू रेट तो डिसाइड हो गई, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और जब जीएसटी की रेट चेंज होती है तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सेक्शन 12 काम नहीं आता, 13 काम नहीं आता, सेक्शन 14 ही काम आता है। तो सेक्शन 14 के केस में अब ओल्ड रेट या न्यू रेट तो हमें पता लग गई, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको डेट नोटिफाई कर लीजिए। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया 1 अगस्त 2024, ठीक है, ये कौन सी डेट है, ये नोटिफिकेशन की डेट है, नोटिफिकेशन की डेट है जब रेट ऑफ जीएसटी चेंज हुआ। एक एग्जांपल ले रही हूं, जिस दिन रेट ऑफ जीएसटी चेंज हुआ। अगर आपकी सप्लाई इस डेट से पहले कंप्लीट हुई है तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, आई और पी विचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस की डेट, पेमेंट की डेट विचएवर इज अर्लियर। बट अगर आपकी सप्लाई इस दिन के बाद कंप्लीट हुई है, मतलब बेस क्या है मेरा, कंप्लीशन, अगर इस दिन के पहले सप्लाई कंप्लीट हुई है तो आई और पी विचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। लेकिन अगर कंप्लीशन ही इस दिन के बाद हुआ है तो फिर अगेन हम 2 चीजें देखेंगे। पहला, कंप्लीशन तो बाद में हुआ है, समझ में आ गया, बट क्या इनवॉइस एंड पेमेंट पहले हुआ है क्या। अगर इनवॉइस एंड पेमेंट, कंप्लीशन तो 1 अगस्त के बाद हुआ है, लेकिन अगर इनवॉइस एंड पेमेंट की डेट 1 अगस्त के पहले है तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, आई और पी विचएवर इज अर्लियर, और अदरवाइज आई और पी विचएवर इज लेटर, दोनों में से जो भी बाद में हो वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। नाउ अब बार बार हम है ना पेमेंट बोलते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेमेंट। तो पूरे टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पेमेंट का मतलब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की डेट और बैंक अकाउंट में एंट्री की डेट विचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले वही क्या मानी जाएगी, पेमेंट की डेट, जहां पर भी पेमेंट वर्ड आया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और बैंक अकाउंट की डेट के बीच में रेट ऑफ जीएसटी में बदलाव आ जाए। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट है, मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट है 1 अगस्त 2024 और बैंक अकाउंट की डेट है 10 अगस्त 2024, और इस बीच में क्या हो जाए, 3 अगस्त 2024 को, यानी इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी में चेंज आ जाए कब, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और बैंक अकाउंट की डेट दोनों के बीच में। ठीक है, हो गया, रेट ऑफ जीएसटी चेंज हो गई 3 अगस्त को। एंड क्या हो जाए, जिस दिन रेट ऑफ जीएसटी चेंज है उसके 4 वर्किंग डेज के बाद पैसा बैंक में आया। आप देखिए 3 अगस्त को मैंने उदाहरण लिया है कि जीएसटी की रेट चेंज हुई है, और बैंक अकाउंट में पैसा कब आया, 10 अगस्त को, मतलब 4 वर्किंग डेज के बाद। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक अकाउंट की डेट के बीच में जीएसटी की रेट चेंज हो जाए, और जीएसटी की रेट चेंज होने के 4 वर्किंग डेज के बाद अगर पैसा बैंक में आया तो पेमेंट का मतलब क्या होता है, बैंक अकाउंट की डेट, अदरवाइज विचएवर इज अर्लियर, बट अगर ये 2 शर्तें पूरी हुई तो बैंक अकाउंट की डेट को ही पेमेंट की डेट मानते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में हम टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है, कंटिन्यू किसी पाइपलाइन या किसी कंडक्ट के थ्रू अगर गुड्स कंटिन्यू सप्लाई हो रहा है तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई किसे मानेंगे, जिस दिन स्टेटमेंट इशू होता है, जिस दिन वो बेस स्टेटमेंट इशू होता है, या पेमेंट की डेट विचएवर इज अर्लियर, स्टेटमेंट इशू करने की डेट या पेमेंट रिसीव करने की डेट विचएवर इज अर्लियर। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि गुड्स भेजे गए हैं फॉर सेल और अप्रूवल बेसिस पे, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे, उस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जिस दिन सप्लाई हुई, जिस दिन सप्लाई हुई मतलब जिस दिन सप्लायर ने क्या बोला, सॉरी जिस दिन रिसिपिएंट ने बोला यस, या रिमूवल की डेट से 6 महीने, यानी जिस दिन कंफर्मेशन आया वो डेट, या फिर जिस दिन आपने माल भेजा था उससे 6 महीने, विचएवर इज अर्लियर। तो ये होगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स।
सो ये था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक। बहुत झटपट से हमने रिवीजन किया है। जब भी आपको सवाल करने का मन हो आप ये मैराथन लेक्चर देख लीजिए, इसमें से रिवाइज कर लीजिए प्रोविजन एंड इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि आईडीटी में मार्क्स स्कोर करने की सबसे पहली ट्रिक है कि टिप्स पे आपको प्रोविजंस याद होने चाहिए। अगर आपको टिप्स पे प्रोविजंस याद हैं तो फिर आपको आईडीटी में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के 80+ स्कोर आए हैं, अगले आप हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, फोकस करके पढ़िए, आपका रिजल्ट बहुत शानदार होने वाला है।